नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है माँ का उजाला। जरा सोचिए, जिस माँ ने उम्र भर अपने हिस्से का हर सुख, हर निवाला, हर सांस अपने बच्चों पर न्यौछावर कर दी, उसी माँ को जब बुढ़ापे में अपनापन चाहिए तो उसे घर से बाहर अस्पताल के हॉल में भीड़ के बीच अकेला छोड़ दिया गया। इतना अकेला कि भूख से तड़प कर उसे गायों की गाड़ी से रोटियां तक चुरानी पड़ी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि एक दिन वही टूटी हुई माँ उठ खड़ी हुई, अपने दर्द को ताकत बनाया और ऐसा जीवन खड़ा किया कि जिसने उसे ठुकराया था उसी की आंखें शर्म से झुक गई। यह कहानी सिर्फ कमला देवी की नहीं है, यह हर उस इंसान के दिल तक पहुंचेगी जिसने कभी अपने माता पिता की कीमत को हल्के में लिया है। आखिर एक माँ कब तक चुप रहेगी और कब उसका उजाला दुनिया को आईना दिखाएगा? यही जानने के लिए इस कहानी का हर पल आपको सुनना होगा। उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा नगर शिवपुर। सुबह की हवाओं में देवदार की खुशबू होती, शामें मंदिर की घंटियों से भर जाती। इसी शिवपुर के पुराने हिस्से में रहती थी कमला देवी। उम्र 68 वर्ष, स्वभाव शांत, दिल में असीम प्रेम। उनकी हंसी पहाड़ के झरने जैसी थी, लेकिन किस्मत ने उन्हें अकेलापन और संघर्षों का सागर दिया था। उनके पति रघुनाथ जी गांव के सम्मानित शिक्षक थे। उनके गुजरने के बाद कमला देवी का संसार सिकुड़ गया था। उनका एकमात्र सहारा बेटा विक्रम, जो शहर में नामी सर्जन बन चुका था। विक्रम सालों बाद माँ को अपने साथ शहर ले आया था। छोटा सा लेकिन शानदार फ्लैट, कांच की खिड़कियां, महंगी सजावट, सब कमला देवी को अपरिचित लगता था। विक्रम की पत्नी नेहा उच्च समाज में जीने वाली महिला। उसे लगता था कि कमला देवी की सादगी, गांव वाली आदतें उनकी स्टैंडर्ड वाली जिंदगी में फिट नहीं बैठेंगी। नेहा ने कमला जी से कहा, माँ जी, यहाँ सब हाई फाई लोग आते हैं, आप जरा संभल कर रहा करें। कमला जी मुस्कुराई और बोली, बिटिया, मैं तो जैसी थी वैसे ही रहूंगी, किसी को दुख नहीं दूंगी। लेकिन घर में उनकी जरूरतों के लिए जगह थी, उनकी उपस्थिति के लिए नहीं। कमला जी अपने पोते ईशान से बहुत प्यार करती थी। उसे कहानियां सुनाती, माथा सहलाती, स्कूल बैग सहेजती। पर जैसे जैसे ईशान बड़ा हुआ, उसके अंदर शहर का दिखावा और दूसरों की राय धीरे धीरे जड़ें जमाने लगी। एक दिन ईशान अपने दोस्तों को घर लाया। कमला जी ने प्यार और भोलेपन से कहा, बेटा, ये गुंजिया खा लो, अपने हाथों से बनाई है। ईशान झटके से बोला, दादी प्लीज, मेरे सामने गांव की भाषा मत बोला करो। मेरे दोस्त मजाक उड़ाते हैं कि मेरी दादी बहुत देहाती है। कमला जी मुस्कुराई, पर दिल के भीतर एक टीस बुझ नहीं सकी। नेहा बाहर आई और तिरस्कार के स्वर में बोली, माँ जी, कम से कम मेहमानों के सामने तो गांव वाली आदतें छोड़ दिया करें। उस रात कमला देवी अकेली बैठकर छत की तरफ देख रही थी। सोच रही थी, क्या मैं सच में बोझ बन गई हूं? दोस्तों के जाने के बाद कमला जी चुपचाप अपने कमरे में चली गई, चौके बिना पर टूटी हुई। चंद दिनों बाद नेहा ने विक्रम से कहा, तुम्हारी माँ हमारे घर की इमेज बिगाड़ देगी। या तो अपनी माँ को गांव छोड़ाओ, या मैं थाने जाकर कह दूंगी
कि आपकी माँ ने मेरे साथ मारपीट की है। विक्रम, जो अस्पताल में हजारों मरीजों की जान बचा लेता था, अपनी ही पत्नी के सामने डर गया। सोचा, अगर नेहा सच में पुलिस केस कर देगी तो मेरी प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। उसके मन में सोसाइटी, प्रतिष्ठा, पद, इन सब की आवाजें और तेज हो गई। उस रात विक्रम माँ के कमरे में आया। कमला जी ने पूछा, बेटा खाना खाया? विक्रम की आंखें भर आई, लेकिन उसने माँ के पास जाकर धीरे से कहा, माँ, कुछ दिनों के लिए आप अस्पताल के स्पेशल रूम में रह लीजिए, मैं रोज मिलने आ जाऊंगा। कमला देवी ने सिर हिलाया। उन्हें लगा शायद बेटे के घर में मेरी जगह नहीं रही, और एक दिन अस्पताल के प्राइवेट रूम में पहुंच गई। एसी की ठंडी हवा, मशीनों की आवाज, दीवारों पर सफेद रंग, सब मिलकर बेचैनी बढ़ा रहे थे। कमला जी खुद से बोली, मैं बीमार नहीं हूं, फिर भी अस्पताल में क्यों? समय काटने के लिए तुलसी की माला जपती रहती, पर मन का खालीपन बढ़ता जाता। धीरे धीरे अस्पताल में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी और उनकी जगह जनरल वार्ड में दे दी गई। फिर कुछ दिन बाद हॉल में। अब तो वह खुद को मरीजों से भी ज़्यादा बीमार महसूस कर रही थी। उन्हें अस्पताल का खाना अच्छा नहीं लगता था। कई कई दिनों तक वह एक बार खाना खाकर अपनी भूख मिटा रही थी, पर अब भूख इतनी तेज थी कि पेट जैसे भीतर से चीख रहा था। उसने बाहर एक गाड़ी को खड़े देखा, जो गाय के लिए हर घर से रोटियां इकट्ठी करके गौशाला में भेजती थी। सबके चले जाने के बाद कमला जी मौका देखकर धीरे से गाड़ी के पास गई, नजरें चारों ओर दौड़ाई, फिर कांपते हाथों से कुछ रोटियां निकाल ली। अंदर जाकर साड़ी का पल्लू खोला और रो पड़ी, हे भगवान, क्या मेरी उम्र ऐसी रोटियां खाने के लिए रह गई? एक आवारा कुत्ता पास आ गया। उसकी भूखी आंखें उन्हें देख रही थी। कमला जी ने आधी रोटी उसे दे दी। ले बेटा, तू भी भगवान की औलाद है। उन्होंने अपनी आधी रोटी खाई और पानी पीकर सो गई। आखिरकार कमला जी ने कहा, मुझे गांव छोड़ाओ बेटा, मैंने यहाँ का सब देख लिया है। विक्रम ने बिना सोचे मान लिया, क्योंकि अब अस्पताल में भी सवाल उठ रहे थे। गांव में पहुंचते ही लोगों ने पूछा, माँ जी वापस क्यों आई? विक्रम हंसकर बोला, माँ को गांव की हवा याद आ रही थी। पर गांव की बुजुर्ग श्यामवती काकी ने उसकी आंखों में झूठ पकड़ लिया। उन्होंने कहा, बेटा माँ को मत भूलना, माँ का दिल टूट जाए तो उसका बदला वक्त लेता है। कमला देवी की आंखों में एक क्षण को नमी आ गई, मगर उन्होंने सिर झुका लिया। डॉक्टर बेटा हर महीने पैसे भेजने की बात करके शहर वापस लौट गया। पहले महीने पैसे आए, 2 महीने भी, तीसरे में आधे, चौथे में कुछ नहीं। अनाज खत्म हो गया, आटा खत्म। किराना वाला उधार मांगता, कभी आधी रोटी, कभी केवल पानी, कभी रात भूखी। एक दिन एक भिखारी आया, माँ एक रोटी दे दो, भगवान तुम्हारे बेटे को लंबी उम्र देगा। पहले तो कमला देवी ठिठकी, फिर बोली, एक रोटी के बदले मेरे बेटे की उम्र, बहुत सस्ती है ये। उन्होंने अपनी आखिरी रोटी उसे दे दी, खुद खाली पेट बैठ गई। भूख ने शरीर को कमजोर किया, पर दिल को मजबूत बना गया। उन्होंने सोचा, मैं अपने बेटे के पैसों की मोहताज क्यों रहूं? मैं अभी जिंदा हूं, मेरे हाथ पैर चलते हैं, मैं
कुछ कर सकती हूँ। उन्होंने अपनी पुरानी पेटी निकाली तो देखा उसमें कुछ बहुत कीमती सामान रखा था, जिससे उनकी यादें और उम्मीदें दोनों ताजा हो गई। उसमें रखी थी लाल साड़ी, कुछ चांदी के गहने और उनका मंगलसूत्र। पति की तस्वीर उठाकर बोली, मैंने इसे कभी नहीं बेचा, पर शायद आज इसी से मेरी जिंदगी बचेगी। गहने बेचकर पैसे लिए, घर लौटी और सोचा, गाय पालना मुझे आता है, यही काम शुरू करूं। उन्होंने गांव के प्रमुख से संपर्क किया और एक सुंदर ऊंची नस्ल की गाय खरीदी। गाय रोज 14-15 लीटर दूध देती। कमला जी दूध बेचने लगी। पैसे आए तो शरीर में ताकत लौटी और मन में आत्मविश्वास भी। अगले 3 महीने में ही एक भैंस और ले ली और एक नौकर रख लिया। छोटा सा दूध का व्यवसाय शुरू कर दिया। अब उनकी जिंदगी धीरे धीरे बदल रही थी। दूध बेचने से जो पैसा आ रहा था वह उनकी जरूरत से कहीं ज्यादा था। उन्होंने गांव की लड़कियों की शादी में मदद, गरीबों को दूध देना, बच्चों को पढ़ाई में सहायता करना अब उनकी रोज का काम हो गया था। हर कोई उन्हें सम्मान से कमला माँ कहने लगा। एक दिन विक्रम का चाचा दीपक, चाचा जी अमेरिका से लौटे। पूछा, तुम्हारी माँ कहाँ है? नेहा ने सिर झुकाकर कहा, उन्हें यहाँ रहना पसंद नहीं आया, इसलिए गांव चली गई। दीपक चाचा जी ने समझ लिया बात में झूठ है। जब दीपक चाचा जी शिवपुर पहुंचे, उनके चेहरे पर अलग सी गंभीरता थी। वो उस घर की परतों के नीचे छुपे हुए असल को पढ़ लेने वाले बुजुर्ग थे। उन्होंने नेहा की टुच्ची व्याख्याओं और विक्रम के झूठे मुस्कानों में वही दरारें देख ली जिनसे सच बाहर आना तय था। गांव के आंगन में जब दीपक चाचा जी ने कदम रखा तो वहां की हवाओं में कुछ बदल गया। लोग चुपचाप देखने लगे, क्योंकि सच्चाई का वक्त अक्सर जनता की निगाहों के सामने आता है। नेहा का मुखौटा, जिसकी चमक उन्हीं कमरों के आहाने में रोज देखी जाती थी, अब सतह पर उभर आई थी। उसके छोटे छोटे बहाने, उसके अर्ध सच और उसके दबे हुए विरामों को परतें खुलने लगी। गांव की ममता और साधारण आंखों को धोखा देना आसान नहीं होता। रजनिका की और कुछ बुजुर्गों की मिली जुली बातें नज़र में वही सच्चाई झलकी कि कमला देवी ने अपनी मेहनत से घर संभाला हुआ है। गाय भैंस का आंगन, दूध के बर्तन और वह नज़ारा जिसमें एक मजबूत और आत्मनिर्भर महिला की छवि थी। देखा तो दरवाजे पर गाय भैंस बंधी थी, नौकर काम में लगा था, घर साफ सुथरा था। तभी कमला देवी बाल्टी लेकर बाहर आई। विक्रम की आंखों में शर्म की लकीरें दौड़ी तो नेहा के हाथ में सरासर वही शक्ति नहीं रही जो शादीशुदा जीवन की थिएटर में उसे मिली थी। उसकी आवाज कठोर हुई, फिर नरम। वह समझ चुकी थी कि झूठ की दीवारें टूट चुकी हैं। विक्रम जो सदा सफेद कोट में दूसरों को संभालता आया था, उस दिन खुद टूट गया। उसके होठों से निकला, माँ मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। नेहा का चेहरा जो पहले हमेशा नियंत्रित और तयशुदा दिखता था, अब टूटता हुआ नजर आया। उसने कहा, मैंने सिर्फ हमारी छवि की परवाह की। मैंने सोचा कि बाहर की दुनिया क्या कहेगी, पर मैंने नहीं सोचा कि यह माजी को कैसा लगेगा। उसका सेंस ऑफ क्राइम, दिखावा बचाने की अधूरी सोच आज उसे स्वयं खा रही थी। उसकी आंखों में शिकायत नहीं, पछतावे का अंचल था। वह रो पड़ी,
यह पहला पल था जब वह पूरी ईमानदारी से अपनी गलती स्वीकार कर रही थी। न बहाने, न परीक्षाएं, सिर्फ एक स्त्री की टूटती हुई आत्मा का इजहार। अंततः जो सच था वह केवल यह नहीं था कि कमला देवी अकेली रह गई या विक्रम ने मां को शहर से गांव वापस भेजा। सच्चाई की गहराई कुछ और थी। वह यह कि सम्मान और आत्मसम्मान रुपयों से नहीं, कर्मों से बनता है। कमला देवी ने अपने आंसुओं और मेहनत से खुद को खड़ा कर लिया। वह आज किसी के आड़े नहीं बल्कि गांव की शान बन गई थी। दीपक चाचा जी ने निहायत सरलता से कहा, विक्रम, सीख वो नहीं जो किताबें देती है, सीख तो माँ के कदमों से मिलती है। नेहा ने सिर झुकाया। उसकी आंखें कह रही थी, मैंने जो दिखावा चुना वह असल की आग से पिघल गया। अब वह समझ चुकी थी कि प्रतिभा और प्रतिष्ठा जब तक मानवता के साथ नहीं जुड़ती वे अधूरी हैं। गांव वालों की आंखों में अब सहानुभूति और इज्जत दोनों झलक रहे थे। विक्रम ने सार्वजनिक रूप से अपनी गलती स्वीकार की और नेहा ने मां के चरण छुए। यह क्षण केवल व्यक्तिगत सुलह नहीं था, यह समाज के लिए एक संदेश बन गया कि बुजुर्गों का सम्मान किसी दिखावे का विषय नहीं बल्कि हर इंसान की गरिमा का मोल है। और उस दिन जब शाम के सुनहरी रंग ने आंगन को भिगो दिया, कमला देवी ने विनम्रता से मुस्कुराती हुई कहा, बेटा, असली पहचान वही है जो हमने अपने कर्मों से जगाई हो, ना कि वो भाव जो हम दूसरों को दिखाते हैं। नेहा की आंखों से आंसू बहते रहे, पर यह आंसू अब शर्म के नहीं, समझ के थे। विक्रम ने हाथ जोड़ा और पुकारा, माँ, अब आपकी इज्जत मेरी पहचान है। उस आखिरी सत्य ने सबको हिला दिया, क्योंकि सच में जीत उसी की होती है जो अपने अस्तित्व की जिम्मेदारी निभाता है। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो माता पिता के प्रति है। विक्रम माँ को अपने घर ले जाना चाहता था, लेकिन कमला देवी ने कहा, मैं अब यहाँ खुश हूँ बेटा, लेकिन तुम रोज़ मिलने आना, यही मेरे जीवन का उजाला है। विक्रम, नेहा और ईशान सबके सिर झुके हुए थे। ईशान ने रोते हुए दादी का हाथ पकड़ा। दादी, मैं गलत था, मुझे माफ़ कर दो। कमला देवी ने उसे सीने से लगा लिया। दोस्तों, जिस दिन हम अपने माता पिता को बोझ समझने लगते हैं, उसी दिन हमारी सफलता का सूर्य डूब जाता है। कमला देवी भले बूढ़ी थी, लेकिन उनकी आत्मा, उनके इरादे अब भी पहाड़ की तरह अड़िग थे। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।